सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान के अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने मजदूरों की घर वापसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की थी और कलेक्टर को निर्देश भी दिए थे। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद 800 से अधिक मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। मजदूरों को घर भेजने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। क्या नाम है दादा आपका? बोलना कहाँ पे रहते हो आप? तो लेपुर आजना कहाँ पे फंसे हुए थे आप? लेपुर आजना अब ये जैसलमेर कि क्या करने के लिए गए थे वहाँ पे? जीरा काटने जीरा काटने का कब गए थे वहाँ पे? वहाँ गए थे जीरा काटने को एक कितनी तारीख गए थे अगले महीने की 3 तारीख को। अगले महीने की 3 तारीख को। फिर लॉकडाउन के बाद वहीं पे फंस गए आप? वहीं पे फंस गए थे। तो अब जो सांसद अनिल फिरोजिया के सहयोग से जो आप आए हो, कैसे क्या सहयोग मिला आपको? कैसे आए आप? सहयोग अच्छा मिला। सहयोग अच्छा मिला। तो वहाँ से बस के माध्यम से आए या किस माध्यम से आप आए? आप वहाँ से बस से आए आप या कैसे आए? बस से आए ना। बस से आए। कितने बजे चली थी बस वहाँ से? भीमपुरा। कहाँ पे गए हुए थे आप? जैसलमेर। कितने मजदूर गए हुए थे आपके साथ में? 30 कौन सी फसल काटने के लिए गए हुए थे आप? जीरा निकालने। अच्छा, ये जितने भी मजदूर है ये सब कौन कौन से गांव के हैं, किस क्षेत्र के हैं ये? सब क्षेत्र उज्जैन जिले के सब। अच्छा, सभी उज्जैन क्षेत्र के अंदर आते हैं। सब उज्जैन। तो वहाँ पे जो लॉकडाउन हो गया था उसके बाद आप कहाँ पे रहे? भोजन की व्यवस्था वगैरह कैसे क्या? व्यवस्था कुछ स्कूलों में करी सरकार ने। हाँ। और कुछ जहाँ जीरा निकाला उन्होंने करी, गांव वालों ने ऐसी व्यवस्था करी हमारी। अच्छा, उसके बाद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को जानकारी मिली थी कि यहाँ के अपने क्षेत्र के कुछ मजदूर वहाँ पे फंसे हुए। उसके बाद प्रशासन ने कैसे आपकी मदद करी और कैसे आप यहाँ तक पहुँच पाए? हमें पता है इतना तो बस करी थी हमारे लिए और हमारा बहुत। नमस्कार, मैं अनिल फिरोजिया सांसद उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र बोल रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मेरे निवेदन करने से उज्जैन के हजारों गरीब मजदूर वर्ग जो दूसरे प्रांतों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के कारण, उनको उज्जैन लाने का जो प्रयास करा है उसकी मैं सराहना करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मजदूरों को लाने में सहयोग प्रदान करा। उन जिला प्रशासन के लोगों का भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। दूसरे प्रांत में जिन्होंने उनको दवाई और भोजन उपलब्ध करवाया और उनको यहाँ लाने के लिए सहयोग प्रदान करा, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन जिले में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते अब प्रशासन छोटी सी भी चूक नहीं करना चाहता। कोरोना वायरस से अब तक कई मौतें हो चुकी है। यहां तक कि पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पत्रकार भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात फील्ड में काम कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों ने उनकी चिंता जताई और उज्जैन प्रेस क्लब पर जांच शिविर भी लगाया, जिसमें शहर के विभिन्न पत्रकारों की जांच की गई। साथ ही साथ सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स के साथ साथ दवाइयां भी प्रशासन द्वारा इन्हें उपलब्ध कराई गई। देखिए, वर्तमान के हालातों को देखते हुए आप जानते ही हैं कि कोरोना का प्रकोप पूरे शहर में चल रहा है। इसी कोरोना को देखते हुए जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो पत्रकार जो कंटेनमेंट एरिया में रोज जा रहे हैं, वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, ये लोग डेली अपनी जान हथेली पे लेके और कवरेज कर रहे हैं। तो उनकी कम से कम जांच हो जाए, उनकी स्क्रीनिंग हो जाए और ये मालूम पड़ जाए कि क्या हो रहा है। तो उस हेतु ये जाँच शिविर लगाया गया है। आज जिला प्रशासन का सहयोग इसमें रहा है, अस्पताल प्रशासन का सहयोग इसमें रहा है। प्रेस क्लब ने एक आयोजित टूर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सारे पत्रकारों की कोरोना जांच की जा रही है। विशेषकर स्क्रीनिंग है। अगर ऐसा लगता है कि कुछ गंभीर मामला तो स्वैब टेस्ट भी इसमें किया जाएगा। साथ ही जो बेसिक सावधानियां हैं और जो आयुष की दवाइयां हैं उसका वितरण का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और सावधानियों के बारे में बताया गया है कि कैसे हमको कोरोना वायरस से लड़ना है, कैसे उससे बचना है। इसको लेकर विशेष सावधानियों के बारे में भी आज यहाँ माननीय कमिश्नर साहब द्वारा एवं मेरे द्वारा उनको अवगत कराया गया है। और स्क्रीनिंग के बाद हम लोग वापस से एक बार डेटा चेक करेंगे। अगर डेटा में कुछ लगता है कि किसी को सैंपल की आवश्यकता है तो फिर सैंपलिंग भी कराई जाएगी। जी तो सर, उज्जैन की क्या स्थिति है वर्तमान में आज देर तक? 119 केस हमारे पास कल तक थे। आज हमारे पास 4 केस और पॉजिटिव आए हैं। हालांकि
ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी केसेस हमारे आ रहे हैं वो ज़्यादातर कंटेनमेंट के या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के केसेस ही हैं, जो हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करके उनकी सैम्पलिंग करवाई थी। और इसके अलावा जो हमारा लगभग 2500 सवा 2000 तक का सैंपल आ चुका है, उनमें से हमारे ये 123 पॉजिटिव केसेस आए हैं। और कंटेनमेंट एरिया को हम लोगों ने सख्ती से ब्लॉक कर रखा है। 2 ऐसी फैमिलीज़ हमारे बड़नगर में हैं जिनमें पॉजिटिव केसेस आए हैं। बड़नगर की फैमिली थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, इसलिए उसमें हम लोगों ने इलेबोरेट सैंपल्स कराए हैं और उसमें भी सैंपल के आधार पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो रमजान पर्व चल रहा है, अभी जो कंटेनमेंट एरिया उनके इंटरनल एरिया में जो अंदर गलियाँ हैं उसमें लोग बल्क में बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, उनके लिए उसी को चेक करने के लिए हम लोगों ने अपनी रात में मोबाइल पार्टीज़ बढ़ाई है और कुछ चेतक पार्टीज़ बढ़ाई हैं, जो बाइक पर हमारे पुलिस के जवान वहाँ पूरा पेट्रोलिंग करेंगे। ये व्यवस्था हम लोगों ने कल से शुरू करी है और वो ऐसी गलियों में दो बाइक पे सवार होकर हमारा पुलिस बल जाएगा और साथ में कुछ रेवेन्यू के अमले होंगे जो इसको चेक करेंगे। जी सर, जम्मू कश्मीर कितने जोन में बांटा टोटल इस पूरे को निपटाने के लिए आप लोगों ने? 10 सेक्टर्स हमने बनाए हैं और हमारे 26 कंटेनमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने बनाया है इस पूरे इशू को हैंडल करने के लिए। उज्जैन के अंबर कॉलोनी में कोरोना वायरस का मरीज मिला था, जिसके बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। 31 मार्च के बाद से यहां कोई भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, जिसके चलते इस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र से अब मुक्त कर दिया गया है और यह घोषित भी कर दिया गया है। कलेक्टर शशांक मिश्र के निर्देश पर एसडीएम आरपी तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी ने अंबर कॉलोनी जाकर वहां लगे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने आमजन को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सूचित भी किया कि यह क्षेत्र अब कंटेनमेंट क्षेत्र नहीं रहा, किंतु यहां पर कर्फ्यू और लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। लगभग पिछले 1 महीने पहले संतोष वर्मा नामक शख्स जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो अंबर कॉलोनी का निवासी होने से मृत्यु हो गई, जिसकी उसके बाद से वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने वहां पर कंटेनमेंट एरिया घोषित करके वहाँ पर पुलिस और अन्य व्यवस्थाएं लगा दी गई थी ताकि अंबर कॉलोनी के निवासियों को सुरक्षा दी जा सके व अन्य कोई नया मामला ना आए। तो उसी के तारतम्य में पिछले 1 महीने से वहाँ पर कंटेनमेंट एरिया बना हुआ था। आज 1 महीने तक किसी प्रकार का कोई भी कोविड से संबंधित मामला नहीं पाया गया, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में फैसला लिया और उज्जैन का ये पहला कंटेनमेंट एरिया है जिसको फ्री कर दिया गया। आज यहाँ से कंटेनमेंट एरिया हटा दिया गया है और अच्छा है, सभी वहाँ के लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनको वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि वहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ कंटेनमेंट एरिया हटाया गया है। तो कृपया आप नियमों का पालन करें और हर प्रकार से उनके द्वारा पुलिस व प्रशासन को सहयोग दिया गया, जिस वजह से आज ये हटाया जा सका है। हमारी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? एक व्यक्ति घर से बाहर जाता है, अनजाने में अपने परिवार को बीमारी दे देता है, तो कोशिश करें कि अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस बीमारी की खासियत है आपके घर नहीं आती, आपको जाना पड़ता बाहर लेने, तो ध्यान रखें इस चीज़। पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कुक्षी के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के वर्तमान हालातों पर चर्चा की। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री BS कलेश, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनोहर सिंह बारिया, तहसीलदार सुनील डावर, थाना प्रभारी कमल सिंह पवार, नगरपालिका अधिकारी रविंद्र बोरदे उपस्थित रहे। इस पूरी बैठक में बघेल ने अधिकारियों से यह चर्चा की कि क्षेत्र की स्थिति क्या है, साथ ही स्थिति की जानकारी लेकर लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया और इसके बाद क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर वहां की स्थिति का भी निरीक्षण किया। जिन जिलों में कोरोना के मामले नहीं हैं, वहां फसल खरीदी केंद्रों ने फसल की खरीदी शुरू कर दी है। ऐसे में किसानों से विधायक तंवर को शिकायत मिली। फसल से प्राप्त होने वाली राशि बैंकों द्वारा ऋण वसूली को लेकर काटी जा रही है। इस पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से उन्हें पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने निवेदन भी किया कि बैंक द्वारा की जा रही ऋण वसूली पर शीघ्र रोक लगा दी जाए। पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी के नाम क्या है? मेरी बात हुई है CCB के GM, इनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा है कि ये शासन का आदेश है कि 50% ऋण की वसूली की जाए।
तो जैसे कि किसान के ऊपर अगर कोई कर्जा है KCC का या अन्य कोई लोन है, तो उसकी उपज का जो मूल्य बन रहा, उससे उस ऋण का आधा मूल्य को उससे वसूलने का शासन का ऐसे आदेश है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इसको अभी रोक दें, क्योंकि शासन ने जब इसका ऋण पे स्थगित किया है, ब्याज स्थगित किया है कि अभी इनसे ब्याज नहीं लिया जाए, और सभी की किस्तें स्थगित कर दी है, लोन की किस्तें स्थगित कर दी है। हर तरह से सुविधा लॉकडाउन के में जो कार्य नहीं हो पा रहा है उसके कारण सबको सुविधा दी जाती है। तो क्यों ना उनकी किस्तें, ये भी एक किस्त है ऋण वसूली भी, क्योंकि अगर ये 6 माही किस्त है, किसान अपना समय पे भुगतान ऋण का कर ही रहा। तो अभी ऐसी परिस्थिति है कोरोना महामारी के कारण, तो इसमें रियायत देना चाहिए। इसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि इस समय हर व्यक्ति, पूरा मानव जीवन इस महामारी से जूझ रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जब सभी को सुविधाएं दी जा रही है, लोन की किस्तों स्थगित की जा रही है, ऐसे ही किसानों को भी इसमें उनकी किस्तों में रियायत दी जाए, कभी छूट दी जाए। जब किसान की सुविधा अनुसार जब उसके पास व्यवस्था होगी वो जमा करा देंगे। ऐसा मैंने अनुरोध किया है पत्र के माध्यम से, और मुझे आशा और विश्वास है कि निश्चित रूप पर इस पर उचित कार्रवाई होगी और किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय अवश्य लेंगे। राजस्थान मजदूरी करने गए मजदूर कोरोना के चलते लॉकडाउन में वहीं रुक गए थे। सरकार की पहल से दोबारा वे अपने घर तक पहुंचे हैं। घटिया तहसील के सैकड़ों मजदूर राजस्थान में थे। सरकार की इस पहल से सैकड़ों मजदूर घटिया वापस लौट सके हैं, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका हेल्थ चेकअप किया, उसके बाद रुकने और खाने की व्यवस्था भी की। मजदूरों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों को सहायता के लिए, खाने के लिए धन्यवाद दिया। जनपद के परिसर में यहीं पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ परिसर में हमने जो है पूरी दरियाँ लगवा दी हैं, लाइटें लगवा दी हैं। यहाँ आते पानी की व्यवस्था कर दी है, शुद्ध पेयजल की। हमने वो RO वाटर के वो चैम्पर्स बुला लिए हैं और खाना बनवा लिया है इनके लिए। खाने के पैकेट्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो इनको आ रहे हैं तो इनका हाथ सैनिटाइज करा के इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर लेने के बाद फिर तुरंत बाद इनका जो वचन पत्र भरने का है और उनको होम क्वारंटाइन किया जाना है, तो उनके हाथों में सील लगा रहे हैं। और जो कोविड का जो फॉर्म भरा जाता है होम क्वारंटाइन का, वो फॉर्म भी भरा रहे हैं। उसके पश्चात इनको बैठाकर हम भोजन के पैकेट्स दे रहे हैं, खाना खिलवा रहे हैं। खाना खिलाने के बाद जो है आवश्यकता अनुसार हम मास्क भी दे रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दे रहे हैं। कितनी संख्या आई है सर ये? अभी हमारे पास 3 बसें पहुंच चुकी हैं। अच्छा, इसमें दूसरी तहसील के भी आ गए हैं बीच में, उनकी क्या व्यवस्था है जमाई? इसमें कुछ 2-4 तराना के आ गए हैं, कोई जगोटी के भी 2-4 आ गए हैं, तो उनको भी हम भेज देंगे यहाँ से। उनका भी यहाँ परीक्षण हो गया तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। करीब कितनी संख्या होगी साहब घटिया तहसील? घटिया तहसील के वैसे तो हमें लगभग 900 लोगों का हमारे पास सूची थी जनपद से जो तैयार कराई गई है सचिवों के माध्यम से, पर आज अभी कितना भेजा उन्होंने, अब ये पूरी संख्या अभी नोट हो रही है तो पता चलेगा। नाम है भाई आपका? लक्ष्मी भाई। कहाँ रहती हो आप? अच्छा, वहाँ पर कहाँ गई थी आप जो अभी यहाँ आ रही हो? जीरा हेड़ने कहाँ पर गए थे? रामदेव से। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन में आपने क्या करा वहाँ पर? कुछ भी नहीं करा, हम तो बैठे रहे, काम नहीं मिला। तो फिर रहने का कहाँ पे रहा आपका वहाँ पर? हम ऐसे स्कूल में रहे। स्कूल में रहे? हाँ। तो फिर खाने की क्या व्यवस्था रही वहाँ पर? खाने पीने की साग पूरी। फिर यहाँ पर आने की कैसे, कितने जमी आपकी व्यवस्था? अपने सरकार ने, MP वालों। अच्छा, MP की सरकार ने जमी यहाँ की व्यवस्था आने की। तो बीच में आपको खाना पानी सब टोटल मिला और पूरी व्यवस्था हुई। और चेकअप हुआ है? हाँ। क्या नाम है भाई आपका? राजू भाई। कहाँ रहती हो आप? पानबिया। कहाँ से आ रही हो आप? रामदेवरा। रामदेवरा से। अच्छा, क्या कर रहे थे वहाँ पे अभी तक? जीरा एड़िया था 4-5 दिन। फिर उसके बाद क्या करा वहाँ पर? बैठारिया वहाँ धर्मशाला। अच्छा, धर्मशाला में फिर आपको खाने पीने की व्यवस्था क्या रही? सब रही,
खाने पीने की, आटा सामान, दाल चावल। फिर आपको वहाँ से यहाँ तक आने की व्यवस्था कैसे क्या जमी आपका? सरकार ने की। सरकार ने कही। अच्छा, फिर वहाँ से जब आए वहाँ से तो उसके बीच में आपको खाना पानी की क्या व्यवस्था थी? पानी का पाउच दिया, साग पूरी दी। अच्छा, रास्ते में जांच करी थी आपकी? हाँ, करी। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद क्या। एक तरफ तो कोरोना संकट, उस पर मेडिकल स्टाफ का नदारद होना। उज्जैन के आरडी मेडिकल कॉलेज का पैरामेडिकल स्टाफ, जिनमें टेक्नीशियन, मेल नर्स, वार्ड बॉय और सफाई कर्मी शामिल हैं, लंबे समय से अपनी ड्यूटी से नदारद थे। प्रशासनिक सख्ती और पुलिस के माध्यम से दी गई समझाइशों के चलते मंगलवार को 11 पैरामेडिकल कर्मचारी दोबारा काम पर लौट आए हैं। अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत ने उनको समझाइश दी और कहा कि किसी भी तरह से डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। नियमानुसार आप अपना काम करते रहें और सावधानी बरतें आवश्यक है। लॉकडाउन के दौरान गढ़गंगा में जो नज़ारा देखने को मिला वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। गढ़गंगा का जल पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध हो चुका है। आपको बता दें कि पहले गंगा का जल आचमन करने योग्य भी नहीं था, तो वहाँ लोग इस समय इस जल को शुद्ध देखकर चौंक गए हैं। जिसमें कभी विषैला और बदबूदार पानी हुआ करता था, वही पानी अब साफ और चमकदार नजर आ रहा है। गंगा आचमन करने वाले लोग आज गंगा जल के नहीं बल्कि आसमान के नहीं उसे पीने योग्य मान रहे हैं और यहाँ आने वाले लोग गंगा जल को भी ग्रहण कर रहे हैं। विश्राम घाट, गऊ घाट और ध्रुव घाट सभी पर साफ और स्वच्छ जल देखने को मिल रहा है और ये सब सिर्फ लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन के चलते गंगा में कोई भी श्रद्धालु और स्थानीय निवासी स्नान करने नहीं जा रहा, ना ही गंगा में कूड़ा कचरा डाल रहा है। साथ ही साथ फैक्ट्रीज भी बंद पड़ी है, जिसके चलते गंगा नदी निर्मल और शुद्ध नजर आने लगी है और हम कह भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना साकार होने लगा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतोर रेंज में आने वाले गांव कुसमाहा में एक बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल व्यक्ति का नाम राम सुहावन बेगा है। वह अपने साथियों के साथ सुबह महुआ बीनने जा रहा था, तभी अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। यह घटना सुबह 6 बजे की है, जिसमें राम सुहावन गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरे मामले में वन विभाग ने 4000 रुपये तत्कालीन सहायता के रूप में उसे दिए हैं और इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और आगे भी किसी भी प्रकार की सहायता करने का वचन दिया। उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे 12 मजदूरों पर ट्रक चढ़ गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर से लौटे थे ये सभी। आपको बता दें उज्जैन के मोहनपुरा के रहने वाले हैं। मोहनपुरा के रहवासियों ने इन्हें बिना कोरोना जांच के क्षेत्र में घुसने ही नहीं दिया, जिसके चलते ये पैदल जांच के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रात अधिक हो गई थी, जिसके चलते सड़क किनारे ही सो गए। इंदौर से उज्जैन जा रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ा और इन मजदूरों पर ही चढ़ गया। भेरूगढ़ थाना क्षेत्र के साड़ू माता मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और प्रशासन को किसी भी तरह से लोगों को घर में रखने और लॉकडाउन का उनसे पालन करवाने की बात कही थी, जिसके चलते थानला एसडीओ ओपी गवली ने मोर्चा संभालते हुए राजस्थान और गुजरात दोनों सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ उन्होंने लगातार चौकसी बरतते हुए पूरे क्षेत्र को अब तक कोरोना मुक्त भी रखा है। एसडीओ ओपी गवली के साथ थानला के युवा डॉक्टर मनीष दुबे भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरा काम संभाल रहे हैं। देखिए, अभी पूर्णतः लॉकडाउन है और अभी भी क्या है, कुछ लोग बाहर से अनावश्यक बिना कारण से आना जाना करते हैं कस्बे में। इसी कारण से हमने अभी फिर से जो हमारे चारों ओर जो नाकाबंदी लगा रखी हमने, उसको फिर से दुरुस्त करके उन नई जगह पे हमने शिफ्ट करके, जहाँ से और छोटे रास्तों से निकलने के वो रास्ते थे उनको भी हमने बंद किया है और अभी पूर्णतः हम लोग इसका लॉकडाउन का पालन पूर्णतः करवाएंगे। विद्युत विभाग के निचले कर्मचारी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के लखनवास के पास कुंडीखेड़ा गांव का है, जहां लाइनमैन राकेश सिंह के कहने पर अटल ज्योति का परमिट लेने के बाद नारायण सिंह काम कर रहा था, जो तरेनी गांव का रहने वाला है। जब आज बिजली चालू करने के लिए गया तो अचानक बिजली ऑन हो गई और जिसके चलते
करंट उसे ही लग गया और वह पोल से नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने उसे नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंदसौर नीमच जिले में अफीम की पैदावार भारी मात्रा में होती है। किसानों द्वारा जनवरी-फरवरी माह में अफीम के डोडे को चीरा लगाकर अफीम निकाल लिया जाता है, जिसकी खरीदी भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के माध्यम से की जाती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते किसानों ने अफीम की खरीदी का तोल नहीं हो सका, मतलब किसान उसे नहीं बेच सके। अप्रैल मई में कड़ाके की गर्मी के चलते अफीम सूख रही है और मार्फिन भी कम बैठती है, जिससे किसानों के अफीम की खेती के लाइसेंस रद्द होने की चिंता है किसानों को। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए भारत सरकार से एक निवेदन किया कि जल्द से जल्द अफीम का तोल और खरीदी की जाए। और ये अफीम लेट मिला था और आने जैसी स्थिति नहीं थी, तो उसको उपाने वाले आए भी नहीं हैं। और रात में जब आंधी और तूफान, झोपड़ी उड़ के चली गई और अंधेरा हो गया, बिजली भी नहीं थी। इस प्रकार दृष्टि के कारण वो हम इधर जाग रहे थे, वो उधर अंधेरे में तो नुकसान करके अपना तोड़ गए। जब हमने देखा उठ के तो डोडे टूटे हुए मिले। क्या किया फिर आपने? फिर हमने रिपोर्ट डाली थाने में और प्रकरण दर्ज करवाया। मुखिया को बुलाया मैं और मुखिया को भी बताया क्या आवेदन लिख के दो थाने में, और नारकोटिक्स विभाग के वहाँ भी सूचना दी। नहीं, दो चीज़ें खड़ी है अभी। अफीम किसानों के लिए तो प्रक्रिया चालू हो गई है। अभी जिला स्तर पर प्रशासन से और भारत सरकार के जो अधिकारी हैं वो लाइनअप हैं। 6 तारीख से जो प्रक्रिया चालू होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी प्रोसेस पर अभी और डिबेट चल रहा है। और जहाँ तक और ये इसको मेरी फसल इस साल में थोड़ी कमज़ोर हुई है लेट पट्टे मिलने के कारण, तो हमने आवेदन दे दिए कि भी 2 महीने हो गए आवेदन दिया नहीं, अभी तक उखाड़ने वाले कोई नहीं आए नारकोटिक्स विभाग वाले। और हम परेशान हो रहे हैं ऐसे बादल में, और रात को रखवाली कर रहे हैं 3-4 जने मिलकर। हमें चोर का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, परेशानी आ रही। कितना समय होगा आवेदन दिए अफीम के उखाड़ने की? करीबन 2 महीने के लगभग हो गए। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य जारी है। आरोन सरकारी सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले उपार्जन केंद्र गोरैया, बरखेड़ा, रामपुर, शहरों इन सभी केंद्रों पर अन्नदाता की जेब पर जमकर डाका डाला जा रहा है। साथ ही साथ नियम से अधिक गेहूं भी तोले जा रहे हैं। जब सूचना के आधार पर इन केंद्रों का हमने निरीक्षण करवाया, हमारे संवाददाता ने किया, तो वहां ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था मिली, ना टेंट थे, ना तो पानी की व्यवस्था थी। आपको बता दें, रात रुकने वाले किसानों के लिए भोजन तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते वैसे ही अव्यवस्थाएं। जिन पटवारियों की इन केंद्रों पर ड्यूटी लगी है, वे खुद ही वहां से नदारद थे, मौजूद ही नहीं रहते। प्लास्टिक के बारदाने में 50,300 से लेकर 500 तक गेहूं तो ले जा रहे हैं। छूट वाले बारदाने में 50 किलो से 900 ग्राम तक के गेहूं तोले जा रहे हैं। खुलेआम अन्नदाता की जेब पर 50 किलो पर 500 ग्राम तक का डाका डाला जा रहा है। इस पूरे मामले में जब हमने एसडीएम KL यादव से बात की, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं हो रहा है और हम खुद इसका निरीक्षण करते हैं। अगर किसान के माध्यम से कोई शिकायत आएगी तो हम फिर कार्यवाही करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब मीडिया सबूत दे रहा है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? क्या ये मिलीभगत से किया जा रहा गोरख धंधा है? किस तरह अन्नदाता की जेब पर डाका डाला जा रहा है? धीरन यादव। कौन से गांव से आए आप? गोरनी से। तो ये अपना कौन सा सोसाइटी केंद्र है जो यहाँ खरीद? सैरोग। तो आपका क्या गेहूँ तोल रहा है? कितना कुंटल होगा? 50 कुंटल। 50 कुंटल। तो आप मतलब आप कब से आए हैं यहाँ पे? कल आए या आज ही आए? आज ही आए। तो एक कट्टे पे कितना तोला जा रहा है अनाज? इसके बावजूद यहाँ छाए की व्यवस्था नहीं है, छाए में तोलना चाहिए जी। नहीं साहब का भीड़ है, छाए की व्यवस्था का प्रावधान है। पीने के लिए पीने टेंट है नहीं तो टेंट यहाँ होना है नहीं, और पीने के लिए पानी की व्यवस्था? पानी टैंकर है, टैंकर है, मटके नहीं है। और जबकि कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस का वो चल रहा है 190 कोविड, इसके बावजूद सैनिटाइजर से हाथ वगैरह धुलवाने का नहीं साहब धोते हैं। नहीं कहाँ है सैनिटाइजर? ला के बताइए। नहीं तो हमारे ये कौन सा सोसाइटी केंद्र है? ये सोसाइटी केंद्र बरखेड़ा। कब से तुलाई की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे 15 अप्रैल। टोटल कितने पंजीयन हुए हैं? जो कि टोटल
73 पर हुए नहीं। यहाँ देखा गया है कि तौल कांटे यहाँ लग रहे हैं, किसानों की तुलाई की जा रही है, वहाँ छाए की कोई व्यवस्था नहीं है जो कि टेंट द्वारा, नहीं उसमें प्रांगण में बहुत से और पीने की पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं, जो कि किसानों से बात की गई है। उनका कहना था हेड पंप है, तो हेड पंप तो जो कि स्कूल कैंपस का लगा हुआ है, इसके बावजूद कोरोना 190 चल रहा है, सैनिटाइजर के माध्यम से हाथ धोने का प्रयोग भी उनके लिए नहीं किया जा रहा है। नहीं, उसके लिए बाल्टी भी रखी हुई है और मटके भरे भी रखी हुई है। और कुछ किसान जो कि हैं, जैसे कि कल से आए हैं, उनकी तुलाई आज हो रही है, तो उनके लिए जो कि रुकने की व्यवस्था है, तो रुकने की कोई व्यवस्था का प्रावधान कल का कोई यही नहीं है, डे टू डे पंजीयनों को लगाकर नहीं हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस उसका परिवहन ही नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखने में आई है कि जो कि प्लास्टिक का बारदाना है, उस पर 50 किलो 300 ग्राम तोला जा रहा है। किसानों का कहना है हमारा सूखा अनाज है, सूखे गेहूँ हैं, इसके बावजूद प्लास्टिक का बारदाना है 50-300 तोला जा रहा है, इसके पीछे क्या कहना है आपका? 50-300 तो नहीं, 50-250 और 300 तक भी चला जाता है। उसमें क्या दारू वगैरह फैल जाती है। 300 की वीडियो है हमारे पास, नहीं 300 की वीडियो है, आपको भी मान रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि दाने वगैरह भी फैल जाती हैं, गिनने में भी नुकसान जाता है। उस हिसाब से सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि 300 ग्राम ज़्यादा लिया जाए? मैंने तो बारदाने को भाई 200 ग्राम का मैक्सिमम है, फिर भी 100 ग्राम ज़्यादा लिया जाता है। 100 ग्राम ज़्यादा नहीं, उसमें फैल भी जाता है, उसमें नुकसान सस्ता को होता है। शासन से उसमें तोला जा रहा है, हम लोग भी निरीक्षण करते हैं, लगातार जाते हैं फील्ड में जी। और अगर कहीं स्पेसिफिक कहीं किसान से अगर शिकायत आएगी तो जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। टेंट तो सामान्य से छाया के लिए तो लगाया गया है, पर जब ट्राली बहुत सारी आ जाती है तो किसान अपनी ट्राली में ही रहता है जनरली, तो वो ट्राली की छाया में बैठते हैं। मैंने देखा है सभी केंद्र पे घूमते हुए। और सैनिटाइजर की जो व्यवस्था की बात है तो बाल्टी साबुन वगैरह ये व्यवस्था की गई है, और पीने के पानी की और इस तरह की व्यवस्था भी जो आवश्यक व्यवस्था वो की गई है। ऐसे में सालाएँ वो ज़्यादा हो जाते हैं, उतनी मात्रा में तौल हो नहीं पाती एक दिन में। तो अनुरोध किया गया है भोपाल स्तर से कि SMS जो है गेहूं की मात्रा के आधार पर करें कि उस दिन कितनी खरीदी हो सकती है। अगर बड़े किसान आ जाते हैं तो गेहूं की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर खरीदी में और समस्या ये एक समिति प्रबंधक के पास 2 या 3 समितियों का प्रभाव है, इसलिए उसको अलग अलग जगह जाकर देखना पड़ता है। जैसे अगर उसके पास 3 खरीदी केंद्र हैं तो उसको हर जगह जाके वो देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना दोहलाना क्षेत्र के गांव देहरा का एक मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों में जरा सी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर वो बात इतनी बढ़ गई कि आपस में लाठियां और डंडे तक चल गए। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। घायल व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के लोगों को अधिक चोटें आई हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 3 लोगों को कांस्टेबल के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि एक जो 60 साल के व्यक्ति है उनको हाथ में चोट है, उनको एक्सरे के लिए रेफर कर दिया गया। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार कर दिया गया तथा उनका मेडिकल लीगल बना दिया गया है। मंदसौर जिले में कोरोना के चलते महिलाओं ने अपनी पीड़ा को बयां करते हुए कोरोना वायरस महामारी को पानी दिया और रोते हुए इस वायरस से आने वाली परेशानियों की अपनी जो परेशानियां वो भी बयां की। आपको बता दें कि महिलाओं ने रोते हुए कहा कि कोरोना अब चला जा। हिंदू पद्धति के अनुसार उन्होंने कोरोना वायरस को पानी दिया, यानी कि मान लिया कि कोरोना वायरस मर चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। बाकी आप घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से अभी जंग जारी है।